अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम, अस्सलाम कैसी हैं मैम। आप? क्या हाल चाल है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करें या थोड़ा सा वेट कर लें? अभी आ रहे हैं सब बच्चे। आवाज़ क्लियर है मेरी? यस मैम। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ ली हैं। अब आप लोगों को मेरा ख्याल है बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट स्टूडेंट जो है ना, आपकी बेस क्लियर होती जा रही है। एक्चुअली इससे पहले ना आप लोगों का एक्सरे का कोई सब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। और जो भी आपको पढ़ाता था डायरेक्ट एमआरआई पे पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ बच्चों ने ऐसे सब्जेक्ट ले लिए, किसी ने सीटी उठा लिया, किसी ने ऐसे। बेसिक्स किसी की क्लियर ही नहीं थी रेडियोलॉजी की, कि अगर आपको पता है कि रेडिएशंस हैं तो रेडिएशंस कैसे परफॉर्म की जाती हैं, रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के क्या टाइप्स हैं, जो एक्सरेज किस तरह हम बेसिकली हम लोग को तो डायग्नोस्टिक अपने इमेजिंग में, डायग्नोस्टिक इमेजिंग में सोर्स एक्सरेज रिक्वायर्ड है। तो उसकी आपको प्रोडक्शन पता होनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। तो वो मेरा ख्याल है अब आपको क्लियर होती गई है कि पहले आपको थोड़ी सी फिजिक्स और रेडिएशन के बारे में पता होना चाहिए, देन आपको थोड़ी फिजिक्स, देन आपको एक्सरेज का यूनिट और उसके कंपोनेंट्स, और उसके बाद जो है हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता फिजिक्स के बाद हम क्लिनिकल साइड पे आए हैं, और उसमें हमने एक्सरेज की इंटरप्रिटेशन आपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। जुबिया, आपका ना माइक ऑन है जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो रही है, आप अनम्यूट कर लो खुद को, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्लिनिकल साइड पे एक्सरेज की कुछ हमने पढ़ी थी इंटरप्रिटेशन। दैट मींस कि हमें एक्सरेज का पढ़ना आना चाहिए कि एक्सरेज के ऊपर अगर हमें ऑर्गन्स नजर आ रहे हैं तो वो क्या शेड्स हैं ग्रे के, क्या वाइट शेड हमें बता रहा है, क्या हमें ग्रे शेड बता रहा है, क्या ब्लैक शेड बता रहा है। इसके अलावा हम लोगों को किस तरह उसको क्या कह सकते हैं कि रीड करना है एक एक्सरे को, ठीक है। और किन किन पर्पस के लिए हम लोग जो है एक्सरेज को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर जो है ना, इट इज ऑल अबाउट एक्सरे पोजिशनिंग। अब हमने क्लिनिकल पढ़ लिया था, अब हम उन एक्सरेज को परफॉर्म करेंगे फॉर डिफरेंट रीजन्स, और उसके लिए हम लोग पेशेंट की पोजिशनिंग कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग उसके जो फैक्टर्स हैं जो हमने सेट करने हैं कुछ, जिसकी वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गन, मैंने कहा था वो डिफर कर रहे होते हैं, ठीक है। हम लोगों के पास डिफरेंट ऑर्गन्स की डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो उसके लिहाज उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग जो है अपने फैक्टर्स को सेट करते हैं, कितना केवी रखना है हमने, कितना एमएस रखना है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग कुछ और चीजें देखेंगे इसके अंदर के वो क्या चीजें हमने सेट करनी है फॉर द प्रेपरेशन एज वेल एज फॉर द मशीन सेटिंग, ठीक है। प्रिपरेशन में आ जाता है पेशेंट प्रिपरेशन के, हमने पेशेंट को कैसे प्रिपेयर करना है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फॉर द एक्सरेज हम लोगों को मेटालिक ऑब्जेक्ट्स रिमूव करवाने हैं, ठीक है। मेटालिक ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, मेटालिक ऑब्जेक्ट हमारे पास आर्टिफैक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स अनवांटेड इमेजेस होते हैं जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड नहीं होते। कुछ हमारे पास आर्टिफैक्ट्स यूजफुल होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे अल्ट्रासाउंड में भी, कि वो हमें बता रहे होते हैं फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस कि अगर ये आर्टिफैक्ट आ रहा है दैट मीन्स कि वो हमें ये चीज बता रहा है, एंड दैट इज हेल्पफुल फॉर आवर डायग्नोसिस, ठीक है। और अदरवाइज हमारे पास कुछ मैन मेड आर्टिफैक्ट्स होते हैं, कुछ हमारे पास मशीन मेड आर्टिफैक्ट्स होते हैं, मशीन की वजह से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आर्टिफैक्ट्स आ सकते हैं। कुछ हमारे पास पेशेंट की पोजिशनिंग या पेशेंट की मूवमेंट की वजह से आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेशेंट को स्टैटिक खड़ा करके जाते हैं और वो मूव करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से हम लोग को ब्लरिंग आना शुरू हो जाती है इमेज के ऊपर, तो वो मूवमेंट आर्टिफैक्ट हो सकता है। उसने ज्वेलरी नहीं रिमूव किया है, उसकी वजह से कोई आर्टिफैक्ट आ गया है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको शायद बेरियम की कुछ चीज़ें बताई थी, बेरियम के बारे में बताया था कि कुछ हम लोग स्टडीज करते हैं फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर, जिसमें हम बेरियम जो है पेशेंट को या तो इंजेक्ट करते हैं या फिर उसको पिलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, बेरियम ने क्या करना होता है, बेरियम हमारी बॉडी के अंदर हाईलाइट करता है होलो ऑर्गन्स को और वो वाइटिश हमें नजर आते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि पेशेंट को बड़ी, क्योंकि उसने उस जो हमने मटेरियल उसको पिलाना है ना,
उसने इमेज क्रिएट करना है व्हाइट कलर का, ठीक है। समटाइम्स और उसको बड़ी केयरफुली जो है ना पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आपने इसको पीना है। समटाइम्स पेशेंट क्या करते हैं, उसको पीते हुए कहीं गिरा देंगे, उसके कपड़ों पे कहीं लग जाएगा, ठीक है। तो वो कहीं या फिर उसको हमने कोई ऐसा गाउन दे दिया जिसके ऊपर ऑलरेडी जो था वो बेरियम या आयोडीन जो भी है हमारे पास कॉन्ट्रास्ट मटेरियल, वो उसके ऊपर गिरा होगा, तो वो वाइटिश शेड हमें नजर आ रहा होगा। और क्या करेगा वो, जब हम इमेज लेंगे तो वो जो है हमें कोई वाइट शेड उसके ऊपर नजर आ सकता है। वैसे तो वो आर्टिफैक्ट है, लेकिन समटाइम्स वो हम लोगों को इस तरह शो करेगा जिस तरह के हम लोगों का वहां पे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो मिसडायग्नोज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो है हमारा एक्सरे पोजिशनिंग का। एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई है। यस मैम। Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक है एक्सरे पोजीशनिंग। हमने इसके अंदर कुछ पोजीशनिंग पढ़नी है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम आगे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने आप को फील करो कि अब आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ गए हो, आहिस्ता 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 अपनी बेस बनाते हुए। अब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में कुछ टर्म्स आप लोगों को ऐसी सुनने को मिलेंगी, कुछ रेडियोलॉजिकल टर्म्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। कुछ तो आपके एनाटॉमिकल टर्म्स हैं, ठीक है, वो आप लोग अपने उसमें पढ़ते आ रहे हो, और आपने जो मेडिकल के अंदर टर्म्स यूज होती हैं फॉर द पोजीशनिंग ऑफ अ पेशेंट, वो आपको पता होनी चाहिए। वही सारी चीजें हम लोगों ने आप एक्सरेज में यूज करनी है। अगर कोई कह रहा है आपको कि ये पोजीशन बनाओ, तो आपको पता हो कि क्या कौन सी पोजीशन है, ठीक है। वो टर्म्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले तो हम पेशेंट की पोजीशनिंग, पेशेंट प्रेपरेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया हुआ है। अगर हम लोग किसी का भी स्कैन करने लगते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमने सबसे पहले क्या करना होता है, पेशेंट की प्रेपरेशन, ठीक है। हम लोगों ने कुछ जिस तरह अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोग प्रिपरेशन करते हैं कि किसी ऑर्गन के लिए हम लोगों को उसके लिए पानी पिलाना जरूरी होता है, किसी के लिए हमें फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह अगर हम लोग वैसे एक्सरेस के लिए इस तरह की कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, बस उसकी हम प्रिपरेशन में करते हैं कि उसकी कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करवाते हैं मेटालिक, उसको प्रिपेयर करते हैं कि उसकी जो है ना जो ऑर्गन हमने एग्जामिन करना है वो हमारे पास क्लियर्ड हो, ठीक है। उसमें कोई ऐसा मेटालिक ऑब्जेक्ट पेशेंट ने आउटसाइड मतलब उसके ऊपर ना वो ऑब्स्क्यूट कर रहा हो, वो चीज हमने रिमूव करवानी है, ठीक। इन केस अगर कुछ ऐसे क्या कह सकते हैं प्रोसीजर्स होते हैं जो फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर होते हैं, उसके लिए हम लोगों को फास्टिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक। वो हम लोग जब एक्सरेस की जो फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स पढ़ेंगे ना उसके अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन एक्सरे के लिए ऐसा हम लोगों को ऐसी कोई प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट हम लोगों को उसको ये चीजें रिमूव करवा के उसको बस गाउन वगैरह पहनाना होता है, और कुछ चीजों का ख्याल करना होता है। वो ये कि उसने कोई हमारा गाउन बिल्कुल क्लियर हो, उसके ऊपर कोई ऐसे ऑब्जेक्ट ना लगा हो जिसकी वजह से हम लोगों को उसके ऊपर आर्टिफैक्ट आ सकता है। दूसरा ये कि समटाइम्स हम लोग जब एक्सरेज कर रहे होते हैं ब्रेस्ट वगैरह, जैसे मेमोग्राफी है, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम लोग टैल्कम पाउडर नहीं लगाना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन में है, क्योंकि टैल्कम पाउडर जो होता है ना वो भी हमारे पास वाइट छोटे छोटे से स्पॉट्स एक्सरे फिल्म के ऊपर जो है हमारे पास इमेज में आ सकते हैं, ठीक है। इन बातों का ख्याल रखना होता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था पेशेंट की प्रिपरेशन। इस लेक्चर में हम पेशेंट की पोजीशनिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जब चलते हैं तो सबसे पहले पेशेंट की प्रिपरेशन करवाते हैं, फिर हम आप पेशेंट को रूम में ले आते हैं, और उसके बाद उसका जिस भी ऑर्गन का जिस भी स्ट्रक्चर का हम लोगों ने एक्सरे करना होता है उसकी हम पोजीशनिंग करते हैं पेशेंट की, ठीक है। पोजीशनिंग करेंगे अकॉर्डिंगली के पहला आपको रूल ऑफ टू जो मैंने बताया था आपको, एपीलेटरल तो 2 व्यूज हमेशा लेने हैं, हर स्ट्रक्चर के जो है ना एपीलेटरल जो है वो लेने हैं। इसके अलावा अगर आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हो, सबसे पहले पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन आपने देखनी होती है कि उसको आया डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए बीइंग रेडियोलॉजी, अब यहाँ पे फर्क पता चलता है कि टेक्नीशियन का और आपका, ठीक है। टेक्नीशियन का क्या है, उसने पढ़ा चलो जी एक्सरे करना है एपीलेटरल, पेशेंट को खड़ा किया, ठक करके इमेज ले लिया, ठीक है। आपको पता है कि अगर कुछ
एक्स्ट्रा आप लोगों को कुछ इमेजेस लेने हैं, आपको पता है कि उसकी क्या हिस्ट्री है, आपने पहले उसकी हिस्ट्री देखनी है कि उसको किस पर्पस के लिए करवाया जा रहा है एक्सरे, ठीक है, या फिर उसका फॉलो अप हो रहा है, ठीक है, उससे पहले उसको होते आ रहे हैं कुछ स्कैन होते आ रहे हैं, उसके लिए उसका फॉलो अप उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके लिए फिर हम लोग आपको हिस्ट्री पता है उसकी, आपको उसकी डिजीज का पता है, अब आपको उसकी डिजीज का पता है तो आपको उसका पूरे ट्रीटमेंट का उसका क्या कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस जो उसकी चल रही हैं वो आपको पता है, ठीक है, तो आप उसके एक्स्ट्रा व्यूज कहीं पे लेने पड़ जाते हैं तो वो आपने लेनी है, ठीक है, एक्स्ट्रा व्यूज जो है वो आप जो है, वैसे तो मैं इसमें बेसिक सारे जो है ना आज पढ़ाऊंगी जो हम लोगों को लेने हैं, लेकिन इसके अलावा डिटेल जो है ना वो आपके पास एक इमेजिंग की बुक है एक्सरे पोजीशनिंग की और एक्सरे टेक्निक्स की, वो बुक जो है ना वो आप लोग ले लेना, अभी लेनी है अभी ले लो, अगर आपने वैसे तो वो फील्ड में बहुत काम आती है, जब भी किसी ने आपको बोल दिया अच्छा चलो जी ऑब्लिक एक्सरे करके दिखाओ, अच्छा चलो आपको फिर फैक्टर्स का, आपको डिस्टेंस का, पेशेंट पोजीशनिंग का, इन चीजों का आइडिया होना चाहिए हर एक्सरे का। एक्सरे फ्रॉम हेड टू टो किसी भी जगह का हम लोग कर सकते हैं ना, तो वो हर, लेकिन आज हम लोग जो है ना बेसिक पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट जो लंग्स एक्सरेज होते हैं, नी एक्सरेज होते हैं, स्पाइन के एक्सरेज होते हैं, हैंड के एक्सरेज होते हैं, ये चीजें जो है ना ये इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ गया हम लोगों की पेशेंट प्रिपरेशन, उसके बाद आ गया पेशेंट की पोजीशनिंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन, हमने एपिलेटरल तो करना ही करना है, फिर हम लोगों ने उसकी पोजीशनिंग करनी है कि हमने कौन से स्ट्रक्चर का एक्सरे करना है। पेशेंट की प्रिपरेशन हो गई, पेशेंट की पोजीशनिंग हो गई, पेशेंट के हम लोगों ने पोजीशनिंग के बाद आ जाना है अपने कंसोल के ऊपर, ठीक है, कंसोल के ऊपर आ गए हैं, अब आपने उसके ऊपर क्या करना है, आपने उसके ऊपर फैक्टर सेट करने हैं। अब आप देखोगे पेशेंट की पहले तो थिकनेस, ठीक है, पेशेंट ओबीज है तो आपने कितनी रखनी है, अगर ठीक, उसके अलावा अगर लीन पेशेंट है कोई तो उतने कितने फैक्टर्स रखने हैं हमें, उसके लिए पेनिट्रेशन इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, ज्यादा कोई मोटा पेशेंट होगा तो हमें उसके, क्योंकि क्या होता है केसिड जो है ना पेशेंट के पीछे पड़ी होती है, ठीक है, रेडिएशन ने क्या करना होता है कि जो रेज है हमारी वो पेशेंट के अंदर से गुजरते हुए बैक हमारे पास जो केसिड होता है उसके ऊपर इमेज बनाता है, ठीक है, तो वो हम लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली फैक्टर सेट करने हैं कि उसकी पेनिट्रेशन इतनी हो कि वो पेशेंट से गुजर के हमें एक अच्छा इमेज बना के दे सके, ठीक है, तो अलारा को हमेशा फॉलो करना है, व्हाट इज अलारा आपको पता हो, व्हाट इज कार्डिनल प्रिंसिपल आपको पता है, ये सारी रेडिएशन प्रोटेक्शन के जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट सेकंड लेक्चर में पढ़े थे, ये वो सारी चीजें हैं, ठीक। अच्छा, अब आ जाओ रेडियोग्राफिक पोजीशनिंग, इट इज यूज्ड रूटीनली टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पेशेंट फॉर टेकिंग वेरियस रेडियोग्राफ, स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर इज एम्प्लॉयड with respect to the anatomical position। अब आ जाओ anatomical position, अब आपको पता होनी चाहिए, वैसे तो अब आप पढ़ते हैं सबको पता होंगी, सिर्फ हम रिवाइज करने के लिए, बिकॉज अब हम लोगों ने पोजीशनिंग पढ़नी है ना, तो अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इरेक्ट पोजीशन, व्हाट इज सैजिटल व्यू, व्हाट इज कोरोनल व्यू, व्हाट इज, ये सारी चीजें जो ना anatomical positions आप लोगों ने एनाटॉमी में पहले दूसरे सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में बल्कि पहले लेक्चर के अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने पढ़ी होंगी, ठीक है, व्हाट इज एंटीरियर, व्हाट इज पोस्टीरियर, ठीक है, ये सारी इसके अंदर मैंने सारी मेंशन कर दी हैं कि आप एक दफा रिवाइज कर लो, किसी का कोई प्रॉब्लम होता है ठीक है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चीजें समझाने वाली नहीं है, फिर भी आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बता देती हूँ, हम चलेंगे सीधा अपनी पोजीशनिंग की तरफ, ठीक। व्हाट इज एंटीरियर व्यू, ठीक, पोस्टीरियर व्यू में क्या होता है, सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, मीडियल, लेटरल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, सुपरफिशियल, डीप, इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, ठीक। किसी को ना समझ आई हो इन पोजीशंस की तो मुझसे पूछ ले, क्लियर है, ये बेसिक जो टर्म्स है ये एनाटॉमी की, ठीक हो गया। ये हमारे पास फिर अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो सेंटर में हमारे पास मीडियल लाइन होती है, ठीक है, मीडियल लाइन के जो करीब होगा अंदर वाली साइड पे वो हमारा मीडियल साइड है, जो बाहर वाली साइड है वो लेटरल साइड है, ठीक हो गया, ये राइट लेफ्ट, फिर ऊपर सुपीरियर इंफीरियर, ठीक, फिर प्रॉक्सिमल डिस्टल जो है वो हम लिम्स के लिए यूज करते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, देन हमारे पास क्या हो गया सैजिटल और कोरोनल व्यू, तो आप इस आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इन, ये तो हो गई हमारे पास क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज, फिर हम अगर प्लेन्स की बात करें तो हम लोग इनको अगर डिवाइड करते हैं, कट करते हैं, तो प्लेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडियोलॉजी। आपको पता है आप सिटी स्कैन के अंदर एक्सियल व्यूज लेते हो, स्लाइस थिकनेस आपको पता होनी चाहिए कि हम इतनी स्लाइस थिकनेस, जब ये सारी बातें जब हम कर रहे होते हैं ना कि स्लाइसेस लेने हैं,
सेजिटल व्यू में कट करना है। लेकिन जब ये अब आपको पता होगा तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि वो अगर आप ये वाला व्यू कर रहे हैं तो वो बॉडी को किन 2 पॉइंट्स के अंदर या किन 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है, और उससे हमें एनाटॉमी रीड करना इजी हो जाती है। ठीक है। एक्सियल व्यू क्या होता है? हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। ट्रांसवर्स व्यू जिसे कहते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है कि ये एक्सियल व्यू सीटी स्कैन के अंदर या एमआरआई के अंदर बहुत ज्यादा मतलब होता ही, जो स्कैनिंग है वो एक्सियल स्लाइसिस ही होते हैं सीटी और एमआरआई के अंदर। उसके अंदर हम पेशेंट को इस तरह ट्रांसवर्सली कट करते हैं और उन स्लाइसिस को रीड करते हैं। आप ये यूं सोचो कि जब हम पेशेंट को कट करते हैं ना, तो यू आर स्टैंडिंग एट फुट साइड। ठीक है, आप इस साइड पे खड़े हो और पेशेंट को इस तरफ से देख रहे हो, और इस तरह अगर आप कट सेक्शंस में अगर आपको कोई स्लाइस नजर आ रहा है तो एनाटमी इस तरह आपने पढ़नी है कि आप उसके फुट साइड पे खड़े हो। ठीक है, फुट साइड पे खड़े होगे और उसको कट सेक्शन में देखोगे तो अब आपको एनाटमी बड़ी क्लियर नजर आएगी कि हमने किसी ऑर्गन को अगर कट किया है एक्सिलरी तो वो हमें किस तरह नजर आएगा। अच्छा, एक्सियल क्या करता है? डिवाइड करता है सुपीरियर और इंफीरियर को। आप सेंटर से इसको कट कर लो और एक स्लाइस उठा लो। आप ब्रेड से एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल दिस पेशेंट इज अ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड के स्लाइसिस होते हैं ना, तो अब आप इस तरफ वाले पांव वाली साइड पर खड़े होके ना, समझो आपने एब्डोमेन का यहाँ वाला स्लाइस रीड करना था। अब आपको नेट में, अब आपने एक स्लाइस यहाँ से उठा लिया, जैसा ब्रेड के अंदर स्लाइस होता है ना, उसको उठा के सामने आप रीड कर रहे हो रेक्टेंगल, जो उसके अंदर स्ट्रक्चर्स जो राइट साइड पे हैं वो राइट आपके किस तरफ नजर आएंगे? वो आपके लेफ्ट साइड पे नजर आएंगे, क्योंकि आप सामने यूं खड़े होके देख रहे हो। ठीक है, पेशेंट को कट सेक्शंस में आपने देखना है। अच्छा, सैजिटल पेन क्या करता है? वर्टिकल पेन पैरेलल टू द मीडियल लाइन, जो हमारे मिड सैजिटल लाइन है, ये मीडियल लाइन है। सैजिटल क्या करता है? इसको कट करता है, राइट और लेफ्ट को कट करता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। फिर उसके बाद कॉर्नल प्लेन क्या करता है? हमारे मीडियन लाइन को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड करता है। अगर हम साइड से खड़े होकर पेशेंट को देखें तो साइड से अगर उसको कट कर दें यूं करके, ठीक है, तो अब आपके अगर हम और फिर हम आप उसके पेशेंट के बिल्कुल साइड पे खड़े हैं। आप हमेशा एनाटमी पढ़ने के लिए उसके उस जगह पे खड़े हो जाओ तो आपको एनाटमी क्लियर। आपने इमेजिन करना है कि आप उस साइड पे खड़े हो तो आपको एनाटमी किस तरह की नजर आएगी फिर, अगर हम आप पेशेंट को उस तरह कट कर देते हैं। ठीक है, अगर हम पेशेंट को इस तरह कट कर दें, ये वाला पार्ट हटा दें, और फिर आप इस साइड पे खड़े हो, इस साइड से खड़े होकर देखोगे तो जो कट सेक्शंस इस तरह नजर आ रहे हैं पेशेंट के, वो जो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें सैजिटल प्लेन में नजर आएंगे। क्लियर है? ये हो गए हमारे प्लेन्स। कॉर्नल प्लेन, सैजिटल प्लेन जो कि क्या करता है? कॉर्नल एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड करता है, सैजिटल राइट लेफ्ट में, ट्रांसवर्स सुपीरियर इंफीरियर में। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कुछ बॉडी की पोजीशंस हैं, जिसे हम जब कहेंगे कि इस पोजीशन के अंदर पेशेंट को आपने एक्सरे करना है तो आपको इनकी पता होनी चाहिए। व्हाट इज इरेक्ट? इरेक्ट क्या होता है? व्हाइल स्टैंडिंग और सिटिंग, आपने बिल्कुल स्ट्रेट बिठाना है या खड़ा करना है, इरेक्ट पोजीशन हो गई। डिक्यूबिटस किसे कहते हैं? डिक्यूबिटस में पेशेंट जो है वो एक साइड पे लेटा होता है, अपनी जुबान में क्या दें, करवट पे लेटा होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, लेटरल डिक्यूबिटस भी हो सकता है मतलब, और इसको हम लोग या तो राइट डिक्यूबिटस कहते हैं या लेफ्ट डिक्यूबिटस कहते हैं। ठीक है, या तो वो राइट साइड की करवट होगी या लेफ्ट साइड की करवट होगी, डिक्यूबिटस आप करवट को कह लो। ठीक है, सुपाइन कौन सा होता है? बिल्कुल स्ट्रेट सीधा पेशेंट लेटा होता है। ये जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन है, इसमें क्या होता है? पेशेंट का जो हेड है ना वो थोड़ा सा नीचे होता है, इंक्लाइंड होता है। मैं आगे इमेज में आपको दिखाती हूँ। पेशेंट का हेड थोड़ा नीचे होता है और जो आप उसकी फीट होती है ना, फीट्स वो थोड़े से ऊपर वाली साइड पे होता है, इंक्लाइंड होता है। तो इस पोजीशन में हम कौन से एक्सरेस करेंगे, लेकिन अभी आपको ये पोजीशंस पता होनी चाहिए। प्रॉन कौन सा होता है? बिल्कुल उल्टा लेटा होता है। लेटरल डिक्यूबिटस किसी भी एक साइड के ऊपर करवेट। ठीक है, तो वो राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है। ये अब आप इमेजेस में देख लो, प्रॉन्स, सुपाइन, लेटरल डिक्यूबिटस। ठीक है, लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल। फॉलोअर्स किस तरह होता है? पेशेंट थोड़ा सा बैक से उसको बिठाया जाता है इतना। ठीक है, और ये देखो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन के अंदर जो है ना, हमारे जो फीट है वो आप देख रहे हो कि थोड़ा सा इंक्लाइंड है, वो ऊपर है, सर वाली साइड नीचे है। ये हमारा जो टेबल होता है जिसके ऊपर हम पेशेंट को लेटा के एक्सरे करते हैं, वो रोटेट हो सकता है, उसको हम लोग इसको ऊपर नीचे करके एक्सरे परफॉर्म करते हैं। मूवमेंट्स का आपको पता होगा, फ्लेक्शन क्या होती है, एक्सटेंशन, एबडक्शन, अडक्शन, प्रोनेशन, सुपिनेशन, सर्कमडक्शन, ऑपोजिशन, रेपोजिशन, एलिवेशन, डिप्रेशन, इवर्जन, इन्वर्जन, प्रोट्रूजन या रिट्रैक्शन। ये सारी मूवमेंट्स भी आपको
आपने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ ली है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इनमें डाल दिया है और आप इसको रिवाइज कर लेना, एक एक लाइन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी पोजीशंस किसको कहते हैं, फ्लेक्शन किसे कहते हैं, एक्सटेंशन किसे कहते हैं, ये सारी पोजीशंस होगी। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन का वर्ड अब आप जब सुनोगे ना रेडियोलॉजी में, दैट मीन्स कि आपके एक्सरेज किस मतलब क्या उनकी प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब आप लोगों ने हम कहते हैं कि एपी व्यू करना है, तो एपी व्यू में आपको पता होना चाहिए कि एक्सरेज जो है ना वो कहाँ से किधर को जाएंगी। ठीक है, लेटरल व्यू के अंदर किधर को जाएंगे, किधर से एंटर होंगे, तो दीज आर द प्रोजेक्शन। अब एपी व्यू है एंट्रोपोस्टीरियर व्यू, हमने लंग्स का फॉर एग्जांपल एक्सरे करना है, ठीक है, आपने चेस्ट का चेस्ट एक्सरे करना है, आपने इसका एपी व्यू करना है। एपी व्यू का क्या मतलब हुआ, पेशेंट को हमने किस तरह इसको खड़ा करना है। आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो वर्ड पहला आ रहा है ना उस साइड से हमारी रेज एंटर होंगी और उसके दूसरी साइड पे हमारी कैसेट होगी। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ। एंट्रोपोस्टीरियर, एंटीरियरली पेशेंट के जो है वो एक्सरेज जो है वो उसके अंदर जाएंगे और उसके बैक पे पोस्टीरियर साइड पे कैसेट होगी, वहां पे इमेज, तो इस इमेज को हम कहते हैं एंट्रोपोस्टीरियर। जब भी आपने एपी पोजीशनिंग करनी है तो पेशेंट को आपने जो हमारा पीछे बकी स्टैंड होता है ना जिसके ऊपर कैसेट लगी होती है, बकी स्टैंड को आपने पेशेंट के पोस्टीरियरली, पेशेंट यूं खड़ा होगा बिल्कुल बकी स्टैंड के साथ, और आपने जो उसकी रेज है वो उसकी एंटीरियरली अंदर एंटर होंगी और फिर पोस्टीरियरली इमेज परफॉर्म होगा। दिस इज एंट्रोपोस्टीरियर। ठीक है, इसी के ऑपोजिट क्या होगा, पोस्ट्रो एंटीरियर। इसमें क्या होगा, पेशेंट जो है पोस्टीरियर साइड से उसको उल्टा खड़ा कर देंगे, फॉर एग्जांपल दीवार के वो जो बकी जो हमारे स्टैंड है उसके साथ खड़ा कर दें अगर हम लोग, तो उसकी जो एंटीरियर साइड है वो केसेट के साथ, ठीक, और जो उसकी रेज है वो एंटर होंगी किस साइड से, पोस्टीरियर साइड से। लेटरल किसी भी एक साइड से, अब ये नहीं पता हमें कि राइट लेटरल कर रहे हैं या लेफ्ट लेटरल कर रहे हैं, तो लेटरल के अंदर हम किसी भी एक साइड से रेस को एंटर करेंगे और दूसरी साइड पे हमारी कैसेट होगी। ठीक है, उसको हम किस तरह खड़ा करेंगे, या आप ये समझ लो कॉर्नल प्लेन। ठीक है, आप साइड से एंटर कर रहे हो रेस को और दूसरी साइड पे उसके कैसेट होगी। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा हम एंगल देते हैं किसको, हमारी रेस को, ताकि वो ऑब्लिकली हमारे पास एक एंगल बच जाए और हमारे पास इमेज हो। एक्सियल इमेजेस क्या होंगे, एक्सियलरी मतलब कि आपने उसको कट करना है सुपीरियर और इन्फीरियर में, इस तरह आपने उसको रेज को एंटर करवाना है। दीज आर द प्रोजेक्शंस। ठीक है, ये एपी वर्सेस पीए है। अगर आप ये देखो तो ये पेशेंट, ये कौन सा व्यू है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एंट्रोपोस्टीरियर दैट मींस के रेज आर कमिंग एंटरिंग फ्रॉम द इंटीरियर साइड, और पीछे जो हमारे पास फिल्म लगी हुई है दैट इज ऑन द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी है, पोस्ट्रोलेटरल सॉरी पोस्ट्रो एंटीरियर। इसमें क्या है, पेशेंट के पोस्टीरियरली हमारे एक्सरेज रेज अंदर एंटर हो रही है बॉडी में, और इमेज कहाँ पे बन रहा है, हमारे इंटीरियर साइड के ऊपर जो हमारा कैसेट है उसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है एपी और पीए व्यू। आपने बस ये याद रखना है कि जो हमारा पहला वर्ड है वहां से हमारी रेज एंटर होंगी। ठीक है, एंटीरियर एपी के अंदर इंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड पे हमारी कैसेट होगी। ठीक हो गया। अब आ जाओ हम लोग अब एक्सरेज को वन बाय वन जो है, जो मेजर हमारे पास वो है उनको हम लोग देखते जाते हैं, और हमने सारी सब कुछ पढ़ लिया। अब हमने सिर्फ हमें समझ आ जाएगा, हमने एक्सरेज के अंदर भी डिफरेंट पढ़ा था कि जो कुछ अभी टर्मिनोलॉजीज अब आपको ना इसमें सुनने को मिलेंगी, जो मैं कह रही थी कि अब आपको टर्म्स आनी चाहिए, ठीक, वो इसमें भी सुनने को मिलेंगी आपको बार बार। अब आपको सारा क्लियर हो जाएगा जब भी आपने किसी भी ऑर्गन का एक्सरे परफॉर्म करना है। आपको टर्मिनोलॉजीज का पता है, आपको एक्सरेज की प्रोजेक्शंस का पता हो गया। ठीक है, आपको क्या अब मशीन की चीजों का पता चल गया। अब जब हम सेटिंग करेंगे तो मशीन को भी सेट करना है, पेशेंट को भी प्रिपेयर करना है, पेशेंट की पोजिशनिंग भी करनी है। वो सारी वर्डिंग जो टर्मिनोलॉजीज जो हम एक्सरे, रेडिएशन और उसके अंदर बार बार सुनेंगे, वो अब हम इसके अंदर प्रैक्टिकली अब इसको परफॉर्म करते हुए देखेंगे। डिफरेंट व्यूज ऑफ द एक्सरे चेस्ट, हम लोग चेस्ट एक्सरेज को डिफरेंट व्यूज में देखते हैं। मेनली तो आपको पता है कि जो है ना एपी या पीए, लेकिन चेस्ट के अंदर मोस्ट कॉमन जो है वो पीए व्यू किया जाता है, और लेटरल तो आपको पता ही है, रूल ऑफ 2 के अंदर हमने 2 व्यूज तो लेने ही लेने होते हैं। ठीक है, तो क्या है पीए, लेटरल। फिर हम लोग एपी व्यू भी करते हैं, डिक्यूबिटस, सुपाइन, ऑब्लिक, इंस्पिरेटरी, एक्सपिरेटरी या लॉर्डोटिक या एपिकल। ये डिफरेंट व्यूज हैं फॉर द एक्सरे चेस्ट। अब अकॉर्डिंगली, अब नॉर्मल अगर हमने किसी का एक्सरे करना है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेस्ट एक्सरे किसने परफॉर्म करना है, ठीक है, एपिलेटरल हो गया, ओके फाइन।
अगर कोई ऐसा पेशेंट आया जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि उसका किसी प्रॉब्लम की वजह से हमने डिक्यूबिटस करना है, अब ये प्रॉब्लम्स आपने आगे हम पढ़ेंगे कि डिक्यूबिटस करते हैं तो क्यों करते हैं, किन स्ट्रक्चर्स को क्लियरली हम इसमें देख सकते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को सस्पेक्ट किया जा सकता किया गया था कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दैट्स वाई हमने ये वाला स्कैन किया। ठीक है, अब इन स्कैन्स का आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कैन्स किसके लिए किया जाता है, कौन से स्ट्रक्चर्स इनमें क्लियर नजर आते हैं जिसकी वजह से हम ये करते हैं एडिशनल व्यूज। ठीक है, आपको बेसिक व्यूज पता होंगे। ठीक है, बेसिक व्यूज नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बस देखने के लिए किया जाता है। जब हमने डिटेल देखनी है कोई ऐसा ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल हमने लंग्स की एपिक्स देखनी थी, ठीक है, वैसे तो हम नॉर्मली हम एक्सरे करते हैं, लेकिन एपिक्स को डिटेल देखना था तो हम उसके अंदर एपिकल व्यू करेंगे। वो कैसे करते हैं, उसकी पोजीशनिंग डिफरेंट होगी, उसके फैक्टर्स डिफरेंट होंगे। ठीक है, आपको बेसिक स्कैन्स का पता होगा, फिर हम एडिशनल व्यूज का बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंट व्यूज हैं एक्सरे चेस्ट के। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज पीए व्यू। मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड एंड विजुअलाइजेशन ऑफ द लंग्स इज एक्सीलेंट इन द पीए व्यू। ठीक है, अच्छा, पोजीशनिंग में क्या करते हैं, द पेशेंट फेसेस टुवर्ड्स द केसेट एंड द ट्यूब इज 6 फीट अवे फ्रॉम द पेशेंट। आगे मैंने पूरे एक एक चार्ट बना दिया हुआ है पेशेंट फैक्टर का, वो आपने पढ़ लेना है, उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक चेस्ट एक्सरे परफॉर्म करने के लिए आपको क्या फैक्टर्स रखने हैं। ठीक है, तो ये व्यू में इस तरह हम पेशेंट को ये हमारे पास क्या है, एक्सरे क्या है, ट्यूब, मैम एक्सरे सोर्स। एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब ये लगी हुई है। ठीक है, हमारे जो बैक पे लगी होती है, ये कॉलीमेशन है, जो बॉक्स है ना इसको कहते हैं कॉलीमेशन बॉक्स। ठीक है, इसके ऊपर हम उसको कॉलीमेट कर सकते हैं। ये पीछे जो स्क्वायर सी नजर आती है ना छोटी सी, यहाँ से लेके ये देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाला यहाँ तक, ये जो मेरा एरो आ रहा है, ये और ये जो गोल मटोल सी नजर आती है ना ट्यूब की तरह, ये एक्सरे ट्यूब होती है। और ये बॉक्स जो आगे नजर आ रहा होता है ना, दिस इज कॉलीमेशन बॉक्स। ठीक है, इसको हम कॉलीमेट कर लेते हैं, एक्सरेज जो है वो इसमें से निकलेंगे। ठीक है, कॉलीमेशन के थ्रू हम उसको कॉलीमेट कर लेंगे कि हमने कितना इसके अंदर एरिया इसको इंक्लूड करना है। ठीक, उतने ही फिर हमने रेडिएशंस निकलेंगे और उतने ही एरिया में जाके हमें एक्सरेज जो है वो। ठीक है, पेशेंट की पोजीशनिंग देख रहे हो कैसे की हुई है पीए व्यू के अंदर, दोनों हैंड उसके जो है वो उसने साइड पे रखे हुए हैं, उसकी चिन जो है वो बक्की के ऊपर इस तरह रखी हुई है, थोड़ी सी एक्सटेंडेड उसकी नेक कर देते होते हैं, बिल्कुल उसको अटैच करते हैं इंटीरियर व्यू को, इंटीरियर साइड को उसकी उसके साथ बक्की के साथ केसिट होती है वहां पे। अगर गैप आ जाता है तो वो वाला स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैग्नीफाई नजर आता है, तो हमने उसका इंटैक्ट रखना है, पेशेंट को बिल्कुल उसके साथ अटैच करवाना है केसिट के साथ। ठीक है, अब ये देखो उसके ऊपर हमारे कॉलीमेशन जो रहती है ना, ये जो लाइट है ना, बेसिकली लाइट हमें कॉलीमेशन बता रही है। अब जितनी कॉलीमेशन हम खोलेंगे हमें पता है कि इस एरिया से लेकर इस एरिया तक हमने करना था। ठीक, अभी हम चेस्ट एक्सरे का देखते हैं कि कितनी कॉलीमेशन हमने रखनी थी। इसका मतलब है कि हमने किस जगह से कितनी उसकी लाइट हमें बता देगा। लाइट जब उसको ऑन करेंगे ना उसमें से लाइट, फिर हमने उसका सेंट्रल पॉइंट कहाँ रखना है। ठीक है, ये प्लस साइन सा बनता है, इसका सेंट्रल पॉइंट हमने कहाँ रखना है। हर एक्सरे के अंदर जब भी हम परफॉर्म करेंगे ये सेंट्रल पॉइंट, और दिस इज द कॉलीमेशन। जो हमें ये लाइन नजर आ रही है नीचे, लाइट जहां जहां होगी स्क्वायर में, ये हमारा कॉलीमेशन है कि हमने इतने एरिया का स्कैन करना है। ठीक हो गया, तो ये हम इतने एरिया का करेंगे तो हमें ये चीजें नजर आएंगी। टेक्निकल एस्पेक्ट में हमने फुल इंस्पिरेशन करानी होती है पेशेंट को, हम उसको कहते हैं लंबा सांस लेके 2 मिनट, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के लिए रोक लो। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसने लंबा सांस लिया, रोक लिया, और साथ ही आपने जो है ना उसका एक्सरे ले लिया, बटन दबाया, एक्सरे हो गया, बस उसको कहा ठीक है छोड़ दो सांस। ठीक है, इंस्पिरेशन का क्या काम, क्या हेल्प करेगा इंस्पिरेशन, फुल इंस्पिरेशन जो होती है, ऑन फुल इंस्पिरेशन द डायफ्राम शुड लाई एट द लेवल ऑफ 8 to 10 posterior rib और 5 to 6 anterior rib। ठीक है, ये हमारे जो डायफ्राम है ना उसको थोड़ा सा नीचे कर देता है इंस्पिरेशन में, तो हमारा जो पूरा लंग है वो क्लियर नजर आता है। ठीक है, ये हमारे पास, आप अगर इमेज देखो तो दिस वन इज मोर ब्लैक, और ये हमारे पास ज्यादा व्हाइटिश की तरफ जा रहा है, तो दोनों अनएक्सेप्टेबल है इसके अंदर, दोनों जो है वो अच्छा इमेज नहीं है। एक हमारे पास जो ब्लैक ज्यादा है, डेट मीन्स ओवर पेनिट्रेटेड है, इसके अंदर क्या है, पेशेंट के हमने फैक्टर्स बहुत ज्यादा जो है ना रख लिए थे, जिसकी वजह से हर चीज ब्लैक नजर आ रही है, हमारे लिए कोई यूजफुल चीज नहीं है, ये हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर भी जो है व्हाइट बहुत हो रहा है।
तो आपने इसको प्रॉपर सेट करना है ताकि हमें एक अच्छा इमेज मिले। दिस इज ओवर पेनिट्रेटेड, दिस इज अंडर पेनिट्रेटेड। इमेजेस ना समझ आ रहे हैं? अगर इमेज पूछ लो एग्जाम के अंदर तो आपने ये बता सको कि दिस इज व्हाट, ये इमेज क्या है, इज इट, lungs है, ठीक है, इज इट नॉर्मल, ये एक अच्छा इमेज है लंग एक्सरे का, या क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आप बता दोगे कि दिस इज ओवर पेनिट्रेटेड, पूरा ब्लैक हुआ हुआ है, इसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स जो थे वो प्रॉपर्ली सेट नहीं थे। ठीक है, दिस इज अंडर पेनिट्रेटेड। अच्छा, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पीए फिल्म। अब अगर हम एक्सरेज को देखें तो हमें कौन सी चीज कहाँ नजर आती है, ये अब आप इसके अंदर देखो। ठीक, अब पहले तो आपको जो है ना, सबसे पहले आप पेशेंट की फिल्म अगर आपके हाथ में मैंने दे दी है, ये लो एक्सरे फिल्म, मुझे रीड करके बताओ कौन सी चीज कहाँ पे है। ठीक है, दिल तो करता है एग्जाम में ना आपको ज्यादा सारे एक्सरेज ला के रख दूं और उसको चलो जी स्पॉटिंग करो इसके ऊपर, क्या मजा आए, है ना। और मैम अच्छा, हमने अभी तक देखी नहीं है, हम कैसे करेंगे? मैं पढ़ाऊंगी तो आपको आएगा, फिर आपको आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक्सरे फिल्म मैंने दी है, आपने सबसे पहले उसकी पेशेंट की डिटेल पढ़नी है। सबसे पहले आपने ये नहीं कि धड़ाधड़ से मुझे बताना शुरू कर दिया, ये वो एक प्रॉपर हर स्टेप होता है। आपने बताया दिस पेशेंट इज दिस, ठीक है, मेल है या फीमेल है, इतनी एज का है, इतनी डेट के परफॉर्म किया गया था, और ये इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थी, इस क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ आया था, और फिर उसका चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया गया था। ओके, आपने मुझे बता दिया। देन बताओ, मैं बताऊंगी अच्छा आपको इस एक्सरे में क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या नजर आ रहा है, वो आप जितने मुझे पॉइंट्स बताओगे उतने अच्छे हैं, ठीक है, वरना तो एक्सरे के अंदर आपको इतनी सारी चीजें नजर आ रही हैं। अगर हम पीए व्यू को देखें तो पीए व्यू के अंदर हमें एक्सरे यू नजर आता है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा सिर्फ इमेज को मैं आपको मेन मेन चीजें बताती हूँ, फिर आगे फिर हम और डिटेल देखेंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वैसे अगर हम देखें तो सामने हमें अनेटमी पता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज, तीन चीजें होती हैं यहाँ पे। एक हमारे पास ट्रेकिया होता है, एक हमारे पास क्या होता है, एसोफेगस होता है, और पीछे हमारे पास स्पाइन होती है, ठीक है। अब वो तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही होती हैं, ठीक। अब हमें जो है ये पता है कि जो एयर वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें ब्लैक नजर आते हैं। यहाँ पे हमें जो ब्लैक ट्यूब, आपको पता है ट्रेकिया आगे जाके फिर बाइफरकेट हो जाता है यूं, ठीक है। तो इतनी ट्यूब जो कि यहाँ तक आ रही है ब्लैक कलर की, हमें इसके अंदर दिस इज ट्रेकिया। समटाइम्स क्या होता है वो जो है ना क्या कह सकते हैं, इधर या उधर हमारे बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, वो आपने देखना है इसको ब्लैक को। दिस इज ट्रेकिया। एसोफिगस जो है वो इसके पीछे होता है, वो हमें नजर नहीं आता। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हमने एसोफिगस को स्टडी करना है फ्लोरोस्कोपी के ऊपर तो हम उसको बेरियम पिलाते हैं, तो वो पूरी एसोफिगस हमें व्हाइट कलर की हाईलाइट हो जाती है, ठीक हो गया। एसोफिगस इसके पीछे होती है। फिर उसके पीछे हमारे पास स्पाइन है, जो कि वर्टेब्रास हमें इस तरह, अगर हम फ्रंट से देखें तो आपको वर्टेब्रा को आपने वर्टेब्रा के पीछे एक स्पाइनस प्रोसेस देखा होगा, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस क्या होता है अगर उसको हम साइड से देखें लेटरल व्यू में, तो वो लंबा सा एक पीछे की तरफ को वो एक प्रोट्रूजन सी होती है, ठीक है, स्पाइनस प्रोसेस। लेकिन अगर हम उसको फ्रंट से देखें यूं करके, तो वो हमें क्या नजर आता है, वो स्पाइनस प्रोसेस डॉट्स नजर आते हैं उस वर्टेब्रा के अंदर, ये व्हाइट कलर के जो है ना, फ्रंट से देखो तो वो हमें इस तरह के डॉट्स नजर आते हैं, क्लियर है। तो दीज आर द स्पाइनस प्रोसेस जो वर्टेब्रा के अंदर है। ब्लैक जो है वो क्या है, ट्रेकिया है, ठीक है। और जो एसोफिगस है वो ट्रेकिया के बैक साइड पे होता है, वो हमें क्लियर नहीं होता पीए या एपीवी के अंदर, ट्रेकिया हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों के पास ये वाली कौन सी बोन जा रही है दोनों साइडों पे, दिस इज क्लेविकल, ठीक हो गया। clavicle, सेंटर में हमारे जो होता है ना मीडियस्टिनम, जो जहाँ पे मेन्यूब्रम, जहाँ पे ये दोनों क्लेविकल बोन जो है अटैच होती हैं, स्टर्नम हमारे पास यहाँ सेंटर में है, ठीक है। वो भी इसके ऊपर ओवर, यहाँ पे इतनी सारी चीजें ओवरलैप हुई हुई हैं कि पीए व्यू के अंदर हमें क्लियर नजर ही नहीं आता। जब हमने इस वाले स्ट्रक्चर को देखना ना, यहाँ जितनी चीजें हैं, देन हम लोग जो है उसका लेटरल व्यू करते हैं। ये हमारे पास वाइट सेंटर नीचे क्या है, ये डायफ्राम है, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट है, और ये जो यूं करके गोल सा यहाँ पे आ रहा है ना, ये एओर्टिक आर्च है, ठीक है। जब हमारे पास पता है ना हमें क्या, हार्ट की एनाटमी में आपको आर्च ऑफ एओर्टा किस तरह बनती है, जब असेंडिंग एओर्टा ऊपर को जाता है, देन हमारे पास यूं कर्व में आके आर्च ऑफ एओर्टा, एंड देन डिसेंडिंग एओर्टा यूं नीचे यूं जाता है ना। यूं जब वो आर्च बनाता है ना यहाँ से यूं नीचे की तरफ को जाने के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग एओर्टिक आर्च या एओर्टिक नोब। यहाँ पे आपको क्लियरली यूं करके बाहर की तरफ को गोल सा नजर आएगा, ठीक हो गया। फिर हमारे पास ये लंग्स के हाइलम है दोनों साइडों पे, ठीक, ये वाइट 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 जो नजर आ रहे हैं हाइलम हो गए।
ये हमारे पास रिब्स हैं वाइट कलर की नजर आ रही हैं, ठीक है। डायफ्राम, मेजर ये सारी चीजें जो इस पर लिखी हुई हैं वो हमने देख ली हैं। ट्रेकिया नजर आ गया, हार्ट एंड मीडियास्टिनम और डायफ्राम आ गया। देन हमारे पास प्लूरल स्पेसिस है, ठीक है, ये हमारे पास प्लूरल स्पेसिस है दोनों साइड पे, ये नीचे, ठीक है। लंग्स कैसे नजर आ गए, ठीक है। हिडन एरियाज कौन से हैं, वो जो सेंटर में हमारे पास सारे ओवरलैप हो रहे हैं, दीज आर द हिडन एरियाज। फिर हमारे पास क्या है, हाइलम जो है लंग्स का, ये वाइट जहाँ पे आपको वेसल्स नजर आ रही हैं सारी हाइलम है, ठीक है। बिलो डायफ्राम हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें बस ये पता है कि दिस इज डायफ्राम। लेकिन अगर हम लोग इस साइड पे देखें तो हमारे इस साइड पे क्या होता है, स्टमक होता है, साथ ही डायफ्राम से नीचे जो पड़ा होता है। तो जो भी गैस, एयर, कोई भी चीज हमें उसके ऊपर ब्लैक नजर आती है, तो ये आप देख रहे हो ब्लैक कलर का डायफ्राम के नीचे क्या है, ये इसके अंदर गैस है, ठीक है। बिलो डायफ्राम देख लिया। फिर उसके बाद सॉफ्ट टिश्यूज अगर हमें क्लियर नजर आ रहे हैं तो चीज, तो उनको अगर हमने स्टडी करना है वो, और बोन्स हमने कौन कौन सी देखनी है वो देख ली, क्लेविकल देख ली, रिब्स देख ली, स्टर्नम देख लिया, वर्टेब्रा देख लिया, दीज आर द बोन्स, ठीक है। ये हमने मेजर चीजें पीए व्यू के ऊपर आपने इंटरप्रेट कर ली है कि ये हमें ऐसी चीजें नजर आती है, क्लियर है। अब आ जाओ टेक्निकल फैक्टर्स के लिए। अब हमने कौन सा व्यू पढ़ा है, पीए व्यू। एक व्यू पढ़ अच्छे से डिटेल में अभी मैं पढ़ा रही हूँ, आगे सारी कुछ यही चीजें हैं कि आपने बस याद करनी है कि इसको किस तरह हमने परफॉर्म करना है, ठीक है। पीए व्यू के जो प्रोजेक्शन है, फिर उसके बाद सस्पेंडेड इसके अंदर इंस्पिरेशन रिक्वायर्ड है, आपने पेशेंट को इंस्पायर्ड में उसका स्कैन करना है। सेंट्रल पॉइंट कहाँ रखना है, आपने जो मैंने प्लस साइन आपको बताया था वो आपने एट द लेवल ऑफ 7th thoracic vertebra जो है, हमें ये चीज ना आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं ना, तो हमने बस गिन के नहीं करना होता, हमें पता चल जाता है कि जैसे 7th vertebra ऑलमोस्ट, तो हम वहां पे उसका सेंट्रल पॉइंट जो है वहां रख देंगे। लेकिन अभी आप टेक्निकल फैक्टर्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक। उसके बाद आपने कॉलिमेशन कितनी रखनी है, सुपीरियरली कितना हमने खोलना है, 5 सेंटीमीटर अबव द शोल्डर जॉइंट टू अलाउ प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ द अपर एयरवेज। इंफीरियरली करना है कहाँ तक, इंफीरियर टू द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब, ठीक है। कॉलिमेशन कितनी खोल ली, ऊपर से हमने थोड़ा सा 5 सेंटीमीटर शोल्डर जॉइंट से अबव रखना है, और इंफीरियरली हमने कितना 7th रिब से थोड़ा सा बिलो रखना है। लेटरल साइडों से देखें तो टू द लेवल ऑफ द एक्रोमियन क्लेविकुलर जॉइंट जो है ना वो इंक्लूड करना है। ये हमारी कॉलिमेशन होगी कि ये वाला एरिया अगर इतना कॉलिमेट करेंगे तो इमेज भी इतना ही हमें मिलेगा। वो लाइट ऑन होती है तो वो हमें क्लियर बता देता है कि कितने हम लोगों ने उसका खोलना है कॉलिमेशन। ओरिएंटेशन क्या होगी कि हमने लैंडस्केप या पोर्ट्रेट के अंदर उसको व्यू करना है, उसका स्कैन करना है। डिटेक्टर साइज जो कि हमारी फिल्म है, जो हमारी कैसेट है, जो हमने उसके अंदर लोड करनी होती है, उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं, ठीक है। तो अगर पेशेंट बहुत जरा उसकी हाइट भी अच्छी है, चेस्ट हमें पता है उसके, तो हम लोग बड़ी वाली कैसेट यूज करेंगे। डिफरेंट साइजेस होते हैं कैसेट्स के, और उसके अंदर अगर हमने कोई और छोटा फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर एक्सरे करना है, हैंड का करना है, फिर हम छोटी फिल्म यूज करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट साइजेस हैं फिल्म की। लेकिन अभी हम इसका चेस्ट एक्सरे का पढ़ रहे हैं, तो चेस्ट एक्सरे के अंदर हमें कितनी वाली फिल्म चाहिए, 35 सेंटीमीटर टू 43 सेंटीमीटर जो है ना, इतनी वो वाली जो है ना इसके लिए की जाती है। अच्छा, अब आ जाओ एक्सपोजर फैक्टर्स कितने रखने हैं। हमने 100 से 110 जो है केवी रखना है, और 4 to 8 MAS रखना है। ये आपने जब उसकी जो हमारा कंसोल है उसके ऊपर बस जाके इसको सेट कर दिया। SID क्या है, मैंने SID आपको बताया था, किसी को याद रहा है तो कोई मुझे बताएगा। Source to image receptor distance. वेरी गुड, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ये आपने कितना रखना है, दैट मीन्स कि आपका पेशेंट और जो हमारी सोर्स है, जो एक्सरेज हैं, उनके दरमियान में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, वो 180 सेंटीमीटर, ठीक है। और ग्रिड है, ग्रिड नीचे हमारी क्या करती है, ग्रिड हमारे लगी होती है, यस वी रिक्वायर्ड ग्रिड। समटाइम्स हम किसी के एक्सरेज परफॉर्म करते हुए ग्रिड रिक्वायर्ड नहीं होती, समटाइम्स क्योंकि हमने कम एक्सरेज ही रखने होते हैं, उसके लिए इतना फैक्टर्स नहीं रखने। लेकिन इसके लिए आप देख रहे हो एक्सपोजर कितना ज्यादा, ग्रिड जरूरी है। दैट मीन्स के इसके अंदर स्कैटर्ड रेडिएशंस बहुत ज्यादा होंगी, तो ग्रिड क्या करेगी, आपकी जो स्कैटर्ड रेडिएशंस है उनको अब्सॉर्ब कर लेगी, और हमारे पास वांटेड जो एक्सरेज हैं जो वो हमारे पास इमेज परफॉर्म करेंगे। तो ग्रिड लगी होगी नीचे, यस, ठीक हो गया। अब ये चीजें तो अब बार बार आप सारी जो है ना, जितने भी हम आगे पढ़ेंगे ना उसके अंदर ये सारी चीजें रिपीट होंगी। सेंट्रल पॉइंट कहाँ रखना है, कॉलिमेशन कितनी रखनी है, ठीक है। ओरिएंटेशन, डिटेक्टर साइज आपने फिल्म का कैसेट का कितना रखना है, एक्सपोजर का फैक्टर कितना रखना है, SID, ग्रिड, यस, ठीक है।
अब आ जाओ हम जल्दी जल्दी से ना अगले सारे व्यूज को देख लेते हैं, अब आपको समझ आ जाएगी। लेटरल फिल्म, ठीक है, लेटरल व्यू करना है, पेशेंट की पोजीशनिंग देख रहे हो। अब हमारे पास क्या होगा, जो रेज है वो इस साइड से एंटर होंगी पेशेंट के, और दूसरी साइड पे जो लेटरल साइड है उस तरफ हमारा वो केसेट लगी हुई है। इसके अंदर केसेट इसके अंदर लगी होती है, यहाँ से साइड से ना एक जगह बनी होती है, उसके अंदर हम लोग इसके अंदर लोड करते हैं, यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बकी जो स्टैंड है इसके अंदर, ये लेटरल व्यू है। लेटरल व्यू के अंदर इंटरप्रिटेशन आप देख रहे हो, इसके अंदर क्या होता है, और अच्छे इमेजेस आप गूगल पे भी देखा करो, इमेजेस आपको क्लियर होते जाएंगे। इनकी एनाटमी पढ़ा करो साथ में कि किस तरह हमें एक्सरेस के ऊपर कौन सी चीज कहाँ नजर आती है। इमेजेस वालों की, इमेजिंग वालों की इमेजेस इतनी अच्छी होनी चाहिए, उसकी एनाटमी इतनी, मैं बार बार कहती हूँ आप लोग इसको देखा करो। वैसे ही जो हाथों में मोबाइल लेके बैठे रहते हो ना सारा दिन, इससे अच्छा कि गूगल पे कुछ एक दो इमेजेस देख लिए, एक्सरे के इमेजेस देख लिए, ठीक है, उनको आप लोगों ने कि कौन से व्यू के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह का नजर आता है देख लिया, रोज का एक दो देख लिया करो, आपको बड़ी पक्के होते जाएंगे ज़हन में। ठीक है, सीटी के इमेजेस किस तरह नजर आते हैं एक्सियल स्लाइसेस के ऊपर, एमआरआई के इमेजेस, एनाटमी आहिस्ता आहिस्ता आपको बड़ी क्लियर कंफर्म और आपको इस तरह की पक्की हो जाएगी ना कि आपको कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो और क्लियर इमेजेस देखा करो, वो लेबल साथ होते हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें, कि आपको फिर पता हो जाएगा कि अगर अच्छा कुछ इमेजेस ऐसे होते हैं कि आपको नहीं समझ आ रही ना एक्सरे के ऊपर, इमेजेस ऐसे खोल लिया करो लेटरल व्यू डायग्राम में, जिस तरह होता है ना, जिस तरह हम बुक्स में डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम के अंदर कोई इमेज और साथ में उसका एक्सरे, देन वो दोनों का लेबल किया होता है, फिर आपको क्लियर हो जाती है चीज कि हमने एक्चुअली ये चीज इस तरह थी और एक्सरे के ऊपर इस तरह की वाइट या ब्लैक या नजर आ रही है, उनकी जो ब्राइटनेस है वो अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी वो कितनी एब्जॉर्ब कर रही है रेडिएशन, तो हमें उस तरह का नजर आता है। ठीक हो गया। लेटर फिल्म के अंदर हमें जो है ना, एक तो क्लियरली स्पेसेस नजर आती हैं रिट्रोस्टर्नल, स्टर्नम के बैक साइड पे, क्योंकि पहले तो ओवरलैप कर रही थी। ठीक है, रिट्रोट्रेकियल, ट्रेकिया के बैक साइड पे हमें वो जो स्पेस है ना, ये दो स्पेसेस हमें लेटरल साइड पे क्लियर नजर आती हैं। वर्टेब्रल ट्रांसल्यूकेंसी हमें इसके ऊपर बड़ी क्लियर नजर आती है। ठीक है, डायफ्राम का आउटलाइन, ठीक, फिशर्स हमें जो है ना, जो इसके क्या है, लंग्स के फिशर्स, फिशर्स क्या होते हैं, फिशर्स होते हैं जो कि लंग्स को डिवाइड करते हैं। हमारे पास राइट और लेफ्ट जो लंग है उसको इंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल सेगमेंट्स के अंदर हमारे फिशर्स होते हैं जो कि डिवाइड करते हैं। तो फिशर्स इसके ऊपर बड़े क्लियर नजर आते हैं। ट्रेकिया, स्टर्नम, ये चीजें हमें लेटरल साइड पे बहुत क्लियर नजर आती हैं, जो कि ओवरलैप हो रही थी एपी या पीए व्यू के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ एपी व्यू। एपी व्यू के अंदर द पेशेंट बैक इज टुवर्ड्स द केसेट एंड द ट्यूब इज 40 इंचेस अवे फ्रॉम द पेशेंट। अब हम लोग इसको पेशेंट को लिटा के भी इसको कर सकते हैं। मोस्टली एपी व्यू उन्हीं में किया जाता है जो कि खड़े नहीं हो सकते पेशेंट, उनको हम लिटा लेते हैं और जो हमारी ट्यूब है वो ऊपर है, यहाँ से ये कॉलीमेटर जो कॉलीमेशन है, ये लाइट देख रहे हो, इतना एरिया को एक्सपोज करना था हमने, इतने एरिया में एक्सपोजर गया और हमें पीछे जो है यहाँ पे इस टेबल के नीचे कैसेट लगी होती है, तो वो हमें इमेज बताएगा इतना एपी व्यू के अंदर। ठीक है, ये आप देख रहे हो एपी, क्या इसके अंदर प्लस साइन कहाँ रखा हुआ है, इतनी कॉलिमेशन है, ये एपी व्यू है। ठीक है, एपी व्यू के अंदर इमेज ऐसा नजर आता है, लेकिन इतना क्लियर नजर नहीं आता जितना कि पीए व्यू के अंदर नजर आता है। तो हम ये बहुत रेयर किया जाता है उन पेशेंट में जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब ये पेशेंट देख रहे हैं इतना कुछ, ये क्या चीजें नजर आ रही है, कुछ मुझे इस इमेज को क्लियर बताएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये बीच में कुछ चीजें नजर आ रही हैं, किसी को समझ आई है? मैम रिब्स नज़र आ रही हैं और ये वो तो रिब्स है, ये वाला वाइट, ये एक वाइट, ये मैम कोई मैम ये कोई मेटल की ऑब्जेक्ट है, आर्टिफैक्ट मेटल है। ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिफैक्ट है या कोई मेटल ऑब्जेक्ट है? हाँ, ये है बेसिकली आर्टिफैक्ट, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। ये देख रहे हो सेंटर में भी, और ये वाइट आपको कुछ लाइंस भी नजर आ रही हैं इनके साथ, देख रहे हो वाइट यस लाइंस मैम। नजर आ रही है, इस तरह करके वाइट लाइन। ये पेशेंट यस जो है, मैम। ये पेशेंट जो है ना हमारा इमरजेंसी पेशेंट है। ठीक है, आईसीयू में था पेशेंट, ठीक है, उठ नहीं सकता, एक्सरे करने हैं उसके लंग्स के। अब वो वहीं पे लेटा हुआ है जहाँ पे उसका, जब मैंने आपको कहा था ना पोर्टेबल एक्सरेज भी किए जाते हैं। ठीक है, ये पोर्टेबल एक्सरे परफॉर्म किया गया है। जो पेशेंट हमारा क्या है आईसीयू में था। ठीक, अब आईसीयू में उसके ऊपर देखो क्या कुछ उसके चेस्ट के ऊपर लगी हुई है, वायर्स ही वायर्स आ रही है। ठीक है, वो वायर्स का आर्टिफैक्ट्स देख रहे हो, वो लाइंस जो व्हाइट व्हाइट कलर की है वायर्स हैं। ठीक है, कोई उसके ऊपर हमारे वो लगे होते हैं ईसीजी की वायर्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारे क्या कह सकते हैं ईसीजी वायर्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं इसके ऊपर।
ठीक है, ये जो है हमारे पास आर्टिफैक्ट है, ये वो पेशेंट है, लेकिन देखो एपी व्यू किया गया है, ये भी हमें क्लियर नजर आ रहा है। एपी व्यू सॉरी हाँ एपी व्यू है, ठीक है, एपी व्यू किया गया है क्योंकि पेशेंट लेटा हुआ है, केसेट उसकी बैक साइड पे रखी है, हम पोर्टेबल एक्सरे परफॉर्म किया गया है इसके ऊपर। तो इन पेशेंट्स के ऊपर हम एपी व्यू ही करते हैं, जो कि पेशेंट हमें नहीं मतलब खड़े हो सकते, वो उनके ऊपर हम व्यू कर लेते हैं। डिक्यूबिटस पोजीशन मैंने आपको बताई थी, दो होती हैं, राइट और राइट लेटरल या लेफ्ट लेटरल, वो जो भी हम जिस साइड पे करवेट दिलाएंगे उस साइड का हम लोग डिक्यूबिटस पोजीशन पे उसकी व्यू कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरह पोजीशनिंग की जाती है उसकी। द पेशेंट फेसेस टुवर्ड्स द केसर व्हाइल लाइंग इन डिक्यूबिटस पोजीशन एंड ट्यूब इज टुवर्ड्स द बैक, ठीक हो गया, ये देख रहे हो। और ये डिक्यूबिटस पोजीशन किस लिए की जाती है, ये देखो अब ये सारे जो है ना आपके एग्जाम क्वेश्चंस हैं, डिक्यूबिटस पोजीशन के अंदर कौन सी चीज क्लियर हम लोग इसमें देख सकते हैं, क्यों करते हैं हमने प्लूरल, अगर फ्लूइड है ना तो वो डिक्यूबिटस पोजीशन में बड़ा क्लियर नजर आएगा। क्या होगा, जिस साइड का हम करेंगे उस साइड के वो, अगर मैं पूछूं कि उसके एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है आपसे, ठीक है, उसके राइट लंग के अंदर जो है ना प्लूरल फ्लूइड बहुत ज्यादा था, उसका हमने एक्सरेज करना है, क्या करोगे, अच्छा आंसर फुल मार्क्स वाला आंसर क्या होगा कि आपने उसको राइट डिक्यूबिटस पोजीशन में लेटाना है, क्योंकि आप मैंने उसको बता दिया ना कि राइट उसके लंग के अंदर प्लूरल फ्लूइड है, हम राइट डिक्यूबिटस पे लेटाएंगे तो उसका फ्लूइड जो है ये नीचे की तरफ को पानी है ना उस तरह हो जाएगा, तो हमें इस एक्सरेज के ऊपर बड़ा क्लियर नजर आएगा। टू असेस द वॉल्यूम ऑफ द प्लूरल फ्लूइड, ठीक हो गया, प्लूरल डिफ्यूजन और मोबाइल, हमें नजर आ रहा होगा कि ये जो फ्लूइड है वो मोबाइल मूव करता हो। अब आ जाओ एपिकल व्यू। एपिकल मैंने बताया था, अगर हमने एपिक्स देखनी है तो फिर क्या करेंगे, ये अगर इमेज उसी तरह हमने पेशेंट को खड़ा किया है, एपी व्यू है, ठीक है, अब हमने इसको टिल्टेड रखा हुआ है, ट्यूब को देख रहे हो, थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ यूं, थोड़ा जो हमारी रेज है वो यूं ऊपर की तरफ को जा रही है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एपेक्स बड़े नजर आएंगे, क्लियर नजर आएंगे, डिस्टेंस बढ़ा दिया है हमने, ठीक है, कंपैरेटिव टू अदर्स। लंग का अगर हिस्सा देखें ना तो वो एपेक्स के ऊपर ज्यादा रेडिएशन जा रही है, तो वो हमें बड़ा क्लियरली बड़ा बड़ा सा नजर आएगा, वो बाकी चीज छोटी नजर आएगी, तो हमने एपेक्स को ही देखना था, दिस इज एपिकल व्यू। ऑब्लिक के अंदर थोड़ा सा टिल्टेड होता है, बस आपको पोजीशनिंग पता होनी चाहिए, ऑब्लिक व्यू के अंदर देख रहे हो ये और ऑब्लिक व्यू किस लिए किया जाता है, टू विजुअलाइज रीट्रो कार्डिक एरिया, जो हमारे पास ये एरिया, अगर आप नॉर्मल लेटरल एक्सरे देखते हो ना तो ये हार्ट इस तरह स्पाइन के ऊपर ओवरलैप, यहाँ पे हमें यहाँ पे स्पेस जो ब्लैक कलर की नजर आ रही है ना, ये उसके ऊपर क्लियर नजर नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आपने रीट्रो कार्डिक एरिया देखना है तो उसके लिए कौन सा व्यू करोगे, ऑब्लिक व्यू, ठीक हो गया। कार्डिक एरिया और द पोस्टीरियर कोस्टोफ्रेनिक एंगल्स, द चेस्ट वॉल एंड द प्लूरल प्लेग्स, ये तीन चार चीजें जो है हमें इसके ऊपर क्लियर नजर आती हैं ऑब्लिक व्यू के ऊपर, क्लियर हो गया। अच्छा, लॉर्डोटिक, इसमें क्या करते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग देख रहे हो, दिस टेक्निक में बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट राइट मिडल लोब, राइट साइड पे तीन लोब होते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो लोब होते हैं, लेफ्ट साइड के लोब को इंटीरियर और पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है, और जो हमारे राइट साइड पे है उसके दरमियान हमारे पास एक मिडल भी होता है, मिडल लोब, ठीक है। अगर हम लोगों ने मिडल लोब को देखना है तो हम पेशेंट को इस तरह की पोजीशनिंग करेंगे, जो हमारी एक्सरे की रेज है वो इस तरह जाएंगी, और हमें जितना अच्छा केसेट के जितना दूर जाएंगे ना तो वो इमेज हमें बड़ा 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 नजर आएगा, इसीलिए हम पेशेंट को क्या करते हैं, नॉर्मली केसेट के बिल्कुल साथ उसको इंटैक्ट रखते हैं, बिल्कुल अटैच रखते हैं, ताकि हमारे पास इमेज बिल्कुल जिस तरह का है उस तरह नजर आए, थोड़ा सा गैप आ जाता है ना तो बड़ा नजर आता है। तो समटाइम्स हम क्या करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हमने खुद बड़ा कर देखना है तो उसके लिए हम इस तरह का उसकी पोजिशनिंग करते हैं। तो अगर हम लोगों ने मिडल लोब राइट लंग का देखना है तो उसके लिए लॉर्डोटिक ये वाली पोजिशनिंग हम करते हैं, ओके। फिर आ गया पेयर्ड इंस्पिरेटरी या एक्सपिरेटरी, ये वाला व्यू हम एक्सरे के अंदर कब करते हैं, ये हमारे अंदर ये करते हैं, हम दो एक्सरेज लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को एक दफा इंस्पायर करवाते हैं, एक दफा एक्सपायर करवाते हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी मूवमेंट और एक दफा एक्सपिरेटरी मूवमेंट के अंदर उसको एक दफा कहते हैं लंबा सांस लो, उसने अंदर खींचा, रोक लिया, आपने एक्सपोजर लिया, इमेज आ गया इंस्पिरेशन वाला, फिर उसको कहा लंबा सांस लो और छोड़ दो, उसने छोड़ा, आपने इमेज ले लिया, ठीक है, वो कौन सा इमेज हो गया, एक्सपिरेटरी।
ठीक है, तो ये 2 इमेज हमने ले लिए इसके। ये क्या बताएगा, डेमोन्स्ट्रेट एयर ट्रैपिंग एंड डायफ्राम मूवमेंट। दोनों व्यू के अंदर हम देखेंगे ये एयर ट्रैपिंग और डायफ्राम मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन डायग्नोसिस ऑफ इनहेल्ड फॉरेन बॉडी इन चिल्ड्रन। समटाइम्स क्या होता है, बच्चे कोई ना कोई क्वाइन कुछ भी जो है ना इनहेल कर लेते हैं, तो उसके लिए हमने दोनों इसके अंदर व्यू करने होते हैं। इस इम्पोर्टेंट है ये इंस्पिरेशन, देख लो डायफ्राम नीचे चला गया, एक्सपिरेशन हमारा डायफ्राम ऊपर आ गया। ठीक है, Yes, ma'am. अब आ जाओ हैंड की पोजीशनिंग। ये कौन सा स्कैन किया गया है, क्या प्रोजेक्शन है, कोई मुझे बताएगा? ये कौन सी साइड होती है हैंड की? ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते हैं, ये जो हैंड का है? Palm. आम तो अंदर होती है। डोर्सल साइड मैम। ये डॉर्सल साइड नहीं कहते इसको? यस मैम। ये डॉर्सल है और पामर तो अंदर पाम वाली साइड होती है ना, उसको पामर कहते हैं। तो ये हमारा कौन सा व्यू है, ये डॉर्सल व्यू है। ठीक है, अब ये देख रहे हो इसके अंदर हम हमारी कैसेट, अभी इन्होंने तो इतनी बड़ी कैसेट रखी हुई है, लेकिन नॉर्मली जो हमारे जो है ना छोटी कैसेट्स भी पड़ी होती हैं, तो हमने सिर्फ हैंड का ही करना है, तो हम छोटी कैसेट रख के उसके अगर हम ये कैसेट को रीड करेंगे ना, तो ये पूरी कैसेट रीड होती है, ये काला सारा काला नजर आएगा और हमें इतना सा इमेज एक कैसेट के ऊपर कोने पे नजर आ रहा होगा। तो हम उतना ही इमेज यूज क्यों नहीं करें, हम इतनी कैसेट क्यों नहीं लें जितनी हमें रिक्वायर्ड है। हैंड का एक्सरे किया गया, ये देख रहे हो इसके अंदर एक्सरे के अंदर कितनी क्लियर बोन्स नजर आ रही हैं, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ये कार्पल बोन्स। ठीक है, ये नाम आते हैं आपको 8 के 8 ये बोन्स के? यस मैम। जी मैम। Capitate. ठीक है, ये आपने सीक्वेंस याद रखना होता है, आपको वो भी लाइन याद है? किस तरह याद किए थे आपने, आपकी एनाटॉमी की मैम ने किस तरह याद कराए थे? हमें पता हमारे टीचर ने किस तरह याद कराया था, हमें कहा था एक सेंटेंस याद रखो, उसका पहला पहला वर्ड जो है ना वो बोन है। शी लुक्स टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, ये लाइन हमें याद कराई थी। ठीक है, उसमें शी का एस आ गया स्केफॉइड, लुक ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल, पिसिफॉर्म। ठीक है, शी लुक टू प्रिटी ट्राई टू कैच हर, इस तरह करके हमने यूं याद किया था, उसका पहला पहला वर्ड और सीक्वेंस भी फिर हमने यूं याद कर लिया था। खैर ये बोन्स हम बाद में पढ़ेंगे। फिर आ गया हैंड की डिफरेंट पोजीशनिंग की हुई है, ये पीए व्यू है या डॉर्सल व्यू कहते हैं इसको। ठीक है, ये ऑब्लिक व्यू है। ठीक है, हमारे पास कुछ चीजें भी पड़ी होती हैं जिसके ऊपर हम लोग पोजीशनिंग करते हैं, पेशेंट की पोजीशनिंग करते हैं ताकि वो कंफर्टेबली वो पोजीशन परफॉर्म कर सके। नहीं तो पाकिस्तान में तो ऐसा मैंने अभी तक नहीं देखा, इस तरह की प्यारी प्यारी चीजें पड़ी हो, खुद ही हाथ को कहते हैं इस तरह रख लो, इस तरह रख लो, इस तरह रख लो। ठीक है, ये बाहर के मुल्कों में ऐसी चीजें पड़ी होती हैं। ठीक है, ये लेटरल हैंड है, लेटरल साइड पे देख रहे हो जो एक्सपोजर है किस तरह रेज जो हैंड पर होंगी, ये सारे व्यूज हैं हैंड के। पेशेंट की पोजीशनिंग क्या होगी, पेशेंट इज सिटेड alongside the table, affected arm if possible is flexed at 90 so the arm and hand can rest on the table। ठीक है, ये देख रहे हो इस तरह, ये ठीक है क्या, हमने कंफर्ट भी देना है पेशेंट को। The affected hand is placed palm down on the image receptor, shoulder, elbow and wrist should all be in the transverse plane perpendicular to the central beam. The hand and elbow should be at shoulder weight which makes radius and ulna parallel। ये आपने पोजीशनिंग देख ली है तीनों की, अब उसी को आपने इसमें रीड कर लोगे, आपको समझ आ जाएगी। These are the technical factors कि आपने हैंड का अगर एक्सरे करना है तो सेंटर पॉइंट कहाँ पे होगा, कॉलीमेशन कितनी खोलनी है, ओरिएंटेशन कैसी होगी, डिटेक्टर साइज फिल्म का कितना होना चाहिए, एक्सपोजर देख रहे हो कम हो गया है, पहले ज्यादा था 110 और 100 था केवी और 4 to 5 mAs था, इसके अंदर 60 50 ठीक है 1 to 5 mAs। लेकिन और भी हम बेहतर कर सकते हैं, कम से कम फैक्टर्स देंगे, हमारा इमेज इतना अच्छा नजर आएगा। हमारी मशीन अब बेहतर से बेहतर बनाई जा रही हैं। ठीक है, SID कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर, और ग्रिड इसके लिए हमें रिक्वायर्ड नहीं है इतना ज्यादा क्योंकि एक्सपोजर नहीं था। ठीक है, अब समझ आइए टेक्निकल फैक्टर्स की, उसकी और इसका जब आपने फर्क देखा है। अब आज जो नी की एक्सरेस करने की क्या इंडिकेशन है, बड़ा कॉमन है नी एक्सरेस। नी रेडियोग्राफ्स आर इंडिकेटेड फॉर अ वैरायटी ऑफ सेटिंग्स इंक्लूडिंग ट्रॉमा, बोनी टेंडरनेस। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें जो ना ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट फ्यूजन, इन सब की ये दी ज्यादा इंडिकेशंस टू परफॉर्म नी एक्सरेस। लेट हो गया आज हमारा है लेक्चर, साथ ही मेरी दूसरी क्लास थी। अच्छा, अब इसकी पोजीशनिंग देख लो। एंट्रोपोस्टीरियर में उसी तरह पेशेंट के इंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड पे रेज जाएंगी। ठीक, पोस्टीरियर साइड पे हमारी कैसेट है, लेटरल साइड पे देख रहे हो पेशेंट को हमने कैसे बेंड करवाया हुआ है उसका नी, और यहाँ पे हमने कोई कुशन या कोई ऐसी चीज रखी हुई है।
ठीक है, पाकिस्तान में आओ तो चलो जी हम कहें चलो जी सीधा करो जी पेशेंट को, ठीक है ना, यहाँ पे आपको बड़े बड़े ड्रामे मिलेंगे करने को। अच्छा, फिर उसके बाद आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, आपको बहुत ही ड्रामे मिलेंगे, वहां पे तो कोई इतना रश होता है ना पेशेंट का, इतना रश होता है, वो कहते हैं कि बस आते जाएं और जल्दी जल्दी एक्सरे परफॉर्म करी जाए, ना कोई वो अलारा फॉलो कर रहे हैं, ना कोई रेडिएशन प्रोटेक्शन फॉलो कर रहे हैं, एक ही रूम में 2 पेशेंट पीछे खड़े कर देते हैं, ठीक है आपका भी एक्सरेज होगा, फ्री में लगे हुए, नहीं पता उनको ये टेक्नीशियंस लगे हुए हैं। तो ये आपको मैं एक बात भी फिर इसके बाद बताती हूँ, फटाफट से ये देख लें। नी सीरीज है, ठीक है, ये आपका कौन सा व्यू है, एपी व्यू फ्रंट से देख रहे हैं, और ये हमारा लेटरल व्यू है। देखो इसके ऊपर बोन जो पटेला है वो इसके ऊपर ओवरलैप कर रही थी, हमें स्पेस नजर नहीं आ रही थी, हम अगर लेटरल व्यू के अंदर देखें तो कितना क्लियर सारी चीजें। तो एपीएम लेटरल का ये फायदा होता है, दिस इज द रूल ऑफ 2। टेक्निकल फैक्टर्स नी के लिए ये सारे रखते हैं, कॉलिमेशन, ओरिएंटेशन, एक्सपोजर, एसआईडी एंड ग्रिड, ठीक है। फिर हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन का एक्सरे देख रहे हो, पेशेंट को कैसे खड़ा करना है, हमने लेटरल साइड से जो है वो ये इसका सेंट्रल बीम जो है वो कहाँ रखनी है, पेशेंट को कैसे खड़ा करना है, ये कॉलिमेशन है। इतनी कॉलिमेशन देखो कान के ऊपर तक थी ना, तो इधर तक ही हमें एक्सरेज नजर आएगा, जिधर तक हम कॉलिमेशन रखेंगे ना उतना ही हमें एक्सरे जो है वो नजर आएगा, ठीक है। ये मार्कर है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्कर साइड रखनी है, राइट साइड पेशेंट की कौन सी है, लेफ्ट साइड कौन सी है, कितने वर्टिब्रास होते हैं हमारे गर्दन की, कितनी बोन्स होती हैं, 7 होती हैं, ठीक है। किस तरह का एक ये देखो, अगर अगर मैं इस पेशेंट को रिपोर्ट करूं तो दिस इज नॉट नॉर्मल, क्यों बताओ, कोई बताएगा? ऐसा होता है? नहीं होता। ये स्ट्रेटनिंग हुई हुई है नेक की, और जो स्ट्रेटनिंग के साथ साथ रिवर्सल, इसका जो कर्वेचर है ना रिवर्सल की तरफ जा रहा है, यूं होता नहीं है, ये यूं होता है बाहर की तरफ, वो कनकेव, ठीक है। थोड़ा सा नॉर्मली जो हमारा देखो, तो अगर यूं हमारा एक्सरे नजर आया है सर्वाइकल का, तो डेट मीन्स मस्कुलर स्पैज्म हुआ हुआ है, मसल्स ने उसको उतनी स्ट्रेटनिंग कर दी हुई है जिसकी वजह से पेशेंट को कंप्लेन है पेन की, और ये वो उसका कर्वेचर अगर देखो तो ये स्ट्रेटनिंग, और स्ट्रेटनिंग के बाद हल्का का आगे की तरफ कर्व बनता जा रहा है, रिवर्सल होता जा रहा है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल। इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं, या पढ़ लेना, ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है, ये जो भी जो है ना उसकी हैं टेक्निकल फैक्टर्स, ये सारी चीजें हो गई। और आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अभी तक कोई चीज समझ ना आई हो फटाफट से मुझसे पूछ लो, फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ। क्लियर है? मैम इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी कुछ बता दो। क्या चीज? इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी वो चिल्ड्रन वाला। आपको मैंने बताया था ना, जब भी चेस्ट एक्सरे करना है हमने पेशेंट को कॉमनली जो है वो क्या करना है, इंस्पिरेशन में, दैट मीन्स हमने क्या करना है, पेशेंट को कहना है आपने लंबा सांस लेना है, मतलब सांस अंदर की तरफ इंस्पायर करना है। एक्सपिरेशन में क्या करना है जी, ठीक है। तो एक आपने इमेज ले लिया इंस्पिरेशन में कि उसका सांस अंदर की तरफ को लिया, उसने खींचा, उसका डायफ्राम नीचे की तरफ को गया, ठीक है, उसकी वजह से उसके लंग क्लियर हो गए। उसमें क्या होगा, उसने पेशेंट ने जो है फिर हमने उस साथ ही उसका स्कैन, उसने उसे कहना है कि आपने 1-2 सेकंड के लिए सांस नहीं लेना, लंबा सांस ले, रोक लो सांस 1 सेकंड के लिए, साथ ही आपने एक्सपोजर दे दिया, ठीक है, उसने कहा सांस रिलीज कर लो। फिर उसके बाद इसी तरह हम एक्सपायरेशन में क्या करेंगे, उसको कहेंगे लंबा सांस लो 1 दफा, उसने लिया, फिर उसको कहेंगे रिलीज करो, ठीक है, वो एक्सपायर करेगा। और एक्सपिरेशन के अंदर साथ ही आपने इमेज ले लेना है, तो एक के अंदर डायफ्राम ऊपर और एक के अंदर डायफ्राम नीचे, तो 2 हम लोगों ने लेने होते हैं, ठीक है। ये 2 आपको व्यूज पता होने चाहिए, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के, ठीक है। आज का लेक्चर भी बड़े मजे का है, इंटरेस्टिंग सा था। अब आपको समझ आया होगा कि हमने जो है एक्सरेस परफॉर्म करने हैं तो क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, अब आपको फैक्टर्स पता चल गए। अब स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं, बेसिक हमारी क्लियर होती जा रही हैं चीजें। आज की सारी पोजीशनिंग पे थी, पोजीशनिंग के अंदर टेक्निकल फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, और पेशेंट की पोजीशनिंग। इस लेक्चर के अंदर पेशेंट पोजीशनिंग और इस पोजीशन के अंदर हमें क्या चीज क्लियर नजर आती है वो चीज आपने इसमें पढ़नी है, और थर्ड हमने इसके अंदर टेक्निकल फैक्टर्स पढ़नी है। क्लियर है? अच्छा, मैं रेडिएशन की बात बताने लगी थी कि आजकल जो है ना ये नहीं परफॉर्म किया जाता है। आपको पता है हम लोग मोबाइल हर वक्त साथ लेके फिरते हैं, इसके अंदर भी रेडिएशन है, ये हमारी लाइट है, ये भी रेडिएशन है, हर चीज हम लोग इन्वायरमेंट पूरा हमारा रेडिएशन है। आपको पता है ये सारी बीमारियां ज्यादातर रेडिएशन, मैंने तो सुना है अभी, आई डोंट नो ये कितना कितना कभी सच है, लेकिन मैंने कल परसों ही एक वीडियो देखी थी, उसके अंदर मतलब ये बताया गया था कि ये जो कोविड है ना, ये भी जो है वो एक रेडिएशन की वजह से जो है ना ये वायरस आया, ठीक है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन जिस तरह हम लोगों का ये चाइना की उम्मीदवार ये वायरस है,
ठीक है, मतलब उन पैदावार सॉरी उन्होंने ही जो है ना ये सुनने में आया ना कि चाइना से ही आया था और चाइना ने ये जो है ना वायरस बनाया है। और कुछ आपको जापान का पता है ना, वो जो क्या था वो क्या था, कौन से 2 कंट्रीज थी, हिरोशिमा हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और हिरोशिमा, नागासाकी। वो आपको रेडिएशन का पता है ना, अभी तक उनका इफेक्ट है। ठीक है, इसी Yes, तरह ma'am. रेडिएशन है ना, ये भी हमारी जितने भी आजकल जितनी भी अजीबोगरीब बीमारियां हम सुन रहे हैं ना, ये सब रेडिएशन की वजह से हैं। तो ये रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर ये जो आयनाइज कर रहे हैं ना, इसकी वजह से हमें जो है कैंसर्स हो रहे हैं। और इनकी वजह से आपने देखे होंगे जो हिली एरियाज के लोग हैं ना, अगर आप शौकत खानम चले जाओ ना तो आपको आपने देखा होगा ये जो अफगानिस्तान और उस तरफ वाले लोग जो है ना, उस एरिया वाले, उनको बहुत कैंसर होता है। क्यों? मैंने ज्यादातर लोग देखे हैं पठान ही मतलब हो गए, या मतलब मैं ये नहीं कह रही पठान, मतलब उस एरिया के उस तरफ वाले एरिया। अब शौकत खानम उस साइड पे फिर बनाया गया दूसरा हॉस्पिटल, इसी वजह से। अगर आप इस हॉस्पिटल में चले जाओ ना, मोस्टली केसेस जो है ना वो उस एरिया के हैं, अफगानिस्तान और ये जो हिली एरियाज है। हिली, आपको पता है हिल्स के अंदर से भी एक रेडिएशन इमिट होती है। ठीक है, मैंने ये भी एक रिसर्च ही पढ़ी थी मैंने, आई एम नॉट श्योर कि ये कितना इसमें सच्चाई है या नहीं है, लेकिन एक रिसर्च थी। इस तरह की चीजें आप लोग भी पढ़ते रहा करो। रेडिएशंस क्या है, रेडिएशंस में अब आप आ गए हो, आपकी फील्ड इतनी अच्छी है ना, मैं बताऊं, आप इसके ऊपर रिसर्चेस करो, आप पढ़ो, आप इतना आपको मजा आएगा इस चीज को पढ़ने का कि रेडियोलॉजी फील्ड जो है वो कितनी अच्छी है। आप इसको अपने डायग्नोस्टिक के लिए तो यूज कर ही रहे हो, इसके अलावा भी अब आप पढ़ा करो कि रेडिएशंस हैं क्या, ठीक है, कितनी हार्मफुल है, कौन सी रेडिएशन हमारी आयनाइजिंग रेडिएशन जो हमारी बॉडी को हार्म कर रही है, वो कौन सी रेडिएशन थी जो जापान के अंदर जो अभी तक उसका इफेक्ट था। ठीक है, तो वो हमारे जीन्स के अंदर आ गया और वो सारा रेडिएशन। मैं बताऊं आजकल जितनी बीमारियां हैं ना, ये कैंसर हो गया, सब कुछ हो गया ना, ये सब जो है ना रेडिएशन, हमें अभी तक कॉज नहीं पता। हम कहते हैं कि कॉज ही नहीं पता, कैंसर का कॉज पता है किसी को नहीं पता, कह देते हैं फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, उसके ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से जो है ना, जो एक कंफर्म जो कॉज है ना वो अभी तक नहीं पता। लेकिन मैं बताती हूँ कि ये जो कॉज है ना, जो रेडिएशन है ना, यही मेन कॉज है हमारी मोस्टली बीमारियों का। तो आप लोग को पता है रेडिएशन कितनी हार्मफुल है, क्योंकि आप रेडियोलॉजी की हो तो रेडिएशन प्रोटेक्शन आपको पता होनी चाहिए। तो अलारा फॉलो करो हर जगह पे, ठीक है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? बेटा मेरी क्लास साथ ही दूसरी है तो थोड़ा टाइम शॉर्ट हो गया, वरना मैं अगर कोई क्वेश्चन है ना तो आप लोग लिख के रखना आज के लेक्चर के। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट में मैं आप लोगों से पूछ लूंगी, किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम लोग उसमें आंसर कर देंगे, ठीक है। Sure, ma'am. जी रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगी। लास्ट 2 लेक्चर की आपकी रिकॉर्डिंग सेंड नहीं हो रही है मुझसे, पता नहीं उसमें एरर आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, उसकी वो मेरे गूगल ड्राइव के ऊपर तो वो सारी पड़ी हुई हैं, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी LMS के ऊपर, ठीक है। तो आप उसमें देख लेना, क्योंकि वो ईमेल पे सेंड नहीं हो रही। आई डोंट नो क्या, मैं दो लेक्चर्स आपके रहते हैं जो सेंड नहीं हुए, उनका एरर आ रहा था ईमेल के ऊपर, तो मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक हो गया। और साथ साथ Okay, ma'am. अपने आप को प्रिपेयर रखो, साथ साथ मैं जो है ना फिर इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग क्लास पार्टिसिपेशन और जो ईद की छुट्टियां होंगी ना, उसमें मैं आपका एक असाइनमेंट भी रख दूंगी, ठीक है। तो एक छोटी सी असाइनमेंट होगी, उसके मार्क्स, और उसके बाद जो है ना कब से होनी है छुट्टी? मैम ईद से पहले ही रख लें प्लीज। असाइनमेंट मैं कह रही यस थी मैम, ईद में तो नहीं ना करेंगे हम। ईद तो एक दिन की होती है, छोटे थोड़ी है बच्चे, छोटे। अच्छा चलो मैं देखती हूँ, अगर ईद की छुट्टियों में रख सके, ईद की छुट्टियों में रख लेंगे। पहले तो पॉसिबल नहीं है, रहने तो इतना टाइम नहीं है कि पहले रख लें। तो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर देख लेंगे, छुट्टियों से आते हो तो असाइनमेंट एक रख लेंगे, ठीक है। मैं अब जल्दी से वाइंड अप कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर भी थोड़ा लंबा था, इंपॉर्टेंट था और टाइम हो गया, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखो और क्वेश्चंस लिख के रखना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है ना मैं आंसर करूँगी। Okay, ma'am. अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Allah हाफिज मैम। Hafiz.